हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ICAR के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे उन क्वेश्चंस को आप पहले तो अपने आप से सॉल्व करना है। ठीक है, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मान लो कि हमने 30 to 35 क्वेश्चंस रखे हुए हैं और आपको उसमें बताना है कि आपने उतने में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इन इक्वेशंस मॉड ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 एंड। ठीक है, ये दो इनइक्वलिटीज दे रखी हैं और फिर हमें बताने चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर मॉड को हटाओगे तो क्या खुलेगा, ये प्लस माइनस होता है। एक बार जब प्लस लोगे तो कितना आएगा, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 4। एक बार जब माइनस लोगे तो कितना आएगा, माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। माइनस साइन के जब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। क्लियर है, ये आ गया और ये आ गया। अब इसके लिए भी चेक कर लो, इसमें क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 है। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे भी करना है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब माइनस साइन लोगे तो कितना आएगा, ऐसा आ जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक केस हमारे पास ये आया और एक केस हमारे पास ये आया। अब दोनों को क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे कितने पॉइंट्स हमारे पास हो चुके हैं, -2 है। ठीक है, फिर 0 है, फिर 2 है और 4 है। ये कह रहा है कि -2 से बड़ी वैल्यू है, इधर आ गए। ये वाला कह रहा है कि 4 से छोटी वैल्यू है, तो इधर आ जाओ। ठीक है, ये कह रहा है 0 से भी छोटी वैल्यू है, तो 0 से छोटी वैल्यू इधर जाएगी। और ये कह रहा है कि 2 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ आ जाओ। तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस या इंटरसेक्शन लाइंस कहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, तो आ जाएगा -2 से 0 और 2 to 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमको लॉग का कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले लॉग के कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। क्या होता है कि अगर ऐसा लिखा हो log m बेस n, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/log n और बेस m। ठीक है, मतलब अगर ये चीज़ ऐसा लिखा होगा, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो बेस वाला जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और n जो लिखा होगा वो बेस में आ जाएगा। सेम काम यहाँ हुआ है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है, अगर a की पावर में लिखा हो log x और बेस है e की पावर में है, तो अगर जो चीज़ यहाँ पे लिखी वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे होते, दोनों चीज़ें हट जाएंगी पूरा, तो आंसर जो आएगा वो x आएगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं लॉग के। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं, अपॉन में चीज़ लिखी, n अपॉन समथिंग लिखा हुआ, उसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस x प्लस log 3 बेस x प्लस, ऐसा करके कितना आ जाएगा, log n और बेस में x। बेस सब जगह इक्वल है, प्लस में दे रखा है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। log m प्लस log n कितना होता है, अगर log mn का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होता है, log m प्लस log n, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n अपॉन log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n तक, और बेस में कितना है x। अगर ध्यान दो तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, फैक्टोरियल n। क्लियर ना ये चीज़, तो ये वैल्यू फैक्टोरियल n कहलाती है। तो अब कितना हो जाएगा, ये n अपॉन लॉग फैक्टोरियल n और बेस में x। अगर इसी चीज़ को ऊपर लेके जाना हुआ तो क्या करोगे, n इंटू, अब ये लॉग x ऊपर आ जाएगा, फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूला लॉग में और होता है, लॉग अगर m की पावर n लिखा हो तो क्या होता है, n log m। ये चीज़ लिखी हुई इसको वापस से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्लियर है जितना।
ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फैक्टोरियल n की पावर में fn(x) दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन फैक्टोरियल n की पावर में दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया फैक्टोरियल n है और उसकी पावर में fn(x) है, और fn(x) की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। तो इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n की पावर में log x की पावर n है और फैक्टोरियल n है। जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेम सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों हट जाएगा, पूरा आंसर कितना आ जाएगा, x टू द पावर n। क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5 की पावर sin x माइनस 1 ऐसा दे रखा है, ठीक है। जहाँ पर sin x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 to 1, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो -1 रख के देख लो, 0 रख के देख लो और 1 रख के देख लो। अगर हम यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा 1/5 प्लस 1/5 दैट मीन्स 2/5। ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो हम sin x की वैल्यू क्या रखे, 0 रख रहे हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a माइनस बी कितना होगा। a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी का मतलब हो a के अंदर से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो b में है। तो अगर हम a इंटरसेक्शन b डैश ऐसा बोलो, b डैश का मतलब ही क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है, वही मतलब होता है b डैश का। उसका अगर हम a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या a माइनस बी नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चन से तो मतलब ही नहीं है, बेसिकली हमसे a माइनस बी पूछा गया है, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल्स टू a कॉमा बी, a ग्रेटर देन इक्वल टू b ऐसा दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, रेफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमसे ये कंडीशन दे रखी है कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b है। सबसे पहले कंडीशन होती है रेफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले हम लोग रेफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रेफ्लेक्सिव में क्या होता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r ऐसा होना चाहिए। a कॉमा ए का मतलब है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में रखते तो ये ट्रू होना चाहिए, तो हमने रख के देख लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। क्या ये सेंटेंस ट्रू है, 100% ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो कैसा है, रेफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर a कॉमा बी जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, r मतलब कोई रिलेशन r, ना कि ये वाला r, ठीक है। अगर a कॉमा बी रिलेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है a कॉमा बी, तो उसी रिलेशन में b कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, इसके लिए ये कंडीशन दे रखी है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसके लिए कंडीशन b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इसके लिए b ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो क्या दोनों एक साथ ट्रू होंगी। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा मान लेते हैं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाले केस में क्या होता है, ट्रांजिटिव वाले केस में हम लेट करेंगे a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू r है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है। इसके लिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b है और इसके लिए b ग्रेटर देन इक्वल टू c है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, a कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू r, मतलब a कॉमा सी उस r में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ट्रू कंडीशन है, b ग्रेटर देन इक्वल टू c है, ट्रू कंडीशन है, तो a की वैल्यू भी हमेशा c से ग्रेटर होगी। इसको अगर ऐसा लिखना चाहो तो ये बिल्कुल यही तो लिखा हुआ, तो इसका मतलब a जो होगा वो हाईएस्ट ग्रेटर है c से, तो इसका मतलब a जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, c से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x प्लस 1। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। अगर इसको कर्व हमको ड्रॉ करना है तो जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है उसको क्या करना रहता है, इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये कर्व जो स्टार्ट होगा वो -1 से स्टार्ट होगा। ये हमने क्लासेस में बताया, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
आप लोग वहाँ पे जाके इसका वीडियो देख सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू -1 है, x के पैरेलल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करती होती है तो -1 होता है, केवल एक पॉइंट पे कट करती है तो 1 होता है। यहाँ पे एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या हो जाएगा ये -1, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि x बिलोंग्स टू -1 इनफाइनाइट है, तो x की जो वैल्यू है वो -1 से इनफाइनाइट है, ऐसा बोला गया। -1 यहाँ है और इनफाइनाइट इधर है, इसका मतलब ग्राफ में कहा ही नहीं गया कि इस साइड आओ। तो ये लाइन, अब ये लाइन तो 1 है, ये लाइन तो एक ही पॉइंट पे, जहाँ कोई भी लाइन ड्रॉ करो हर पॉइंट एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। पूछा गया है, पूछा हमसे ये गया कौन सा इंजेक्टिव नहीं है, नॉट एन इंजेक्टिव, तो पहला वाला तो भाई इंजेक्टिव है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो इंजेक्टिव है। बी ऑप्शन क्या है, x + 1/x, ठीक है। ठीक, एक चीज़ और इंजेक्टिव के लिए होता है, ए है बी है, अगर यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ 1 और 2 लिखा, ए जो होगा वो किसी एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, मतलब इधर साइड जो भी एलिमेंट है उसकी केवल और केवल एक प्री इमेज होनी चाहिए। अगर एक से अधिक प्री इमेज आ रही है तो -1 होगा। जैसे मान लेते हैं 1 ए जो 2 से कनेक्ट है, बी भी 2 से अगर कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में देखो, बी वाले ऑप्शन में अगर हम gx इक्वल टू क्या गिवन है, x + 1/x, जहाँ पर जो दे रखा है x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने मान लेते 2 रखी, g2 निकाला तो कितना आएगा 2 + 1/2, कितना आएगा ये 4/5। अब अगर हमने 1/2 रखी तो कितना आएगा 1/2 + 2, ये भी 4/5 आएगी। x की हमने 2 वैल्यू रखी, उन 2 वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे इसको देख लो, अगर यहाँ पर हमने रखा लेफ्ट साइड में 2 रखा और 1/2 रखा है, 2 और 1/2 दोनों वैल्यू किससे कनेक्ट हो जाएंगी, इधर अगर 4/5 है तो उस वैल्यू से वैल्यू कनेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, इस 4/5 की 2 प्री इमेज हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 फंक्शन नहीं होगा, तो कौन सा होगा ये -1। तो हमसे पूछा गया कौन सा 1 नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 और बना सकते हो ग्राफ, e⁻x का डी ऑप्शन में -x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। 0 to इन्फाइनाइट दे रखा है, तो 0 यहाँ पे, इन्फाइनाइट यहाँ पे, तो इसका मतलब इधर से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और उससे पहले क्वालिटी दे रखी है, क्वालिटी की इक्वेशन, क्वालिटी का ग्राफ इस टाइप से होता है, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कहा गया 0 से इन्फाइनाइट है, इधर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ नहीं लिया जाएगा, तो ये वाला ग्राफ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बी का भी बना सकते हैं, बट बी वाले में इस तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। क्लियर है, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, इसका पूछा गया है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, अगर P इफ P देन Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ P एरो नेगेशन ऑफ Q एरो नेगेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमको दे रखा है नेगेशन ऑफ P एरो, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नेगेशन के साथ आगे आ जाएगा, ये नेगेशन के साथ बाद में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ठीक है। नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P, एंड का और हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाएगा। अब ऐसा जो ऑप्शन दे रखा वही वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया ये इनइक्वालिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे z, जब भी कभी z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू हम x + i लेट कर सकते हैं हमेशा, यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे थोड़ा तो कितना आ जाएगा x - 4 + i, इसका मॉड लेस देन x - 2 + i। अब मॉड कितना होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा x - 4 का स्क्वायर + y स्क्वायर लेस देन x - 2 का स्क्वायर + y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करोगे तो कितना आएगा x² + 16 - 8x लेस देन x² + 4 - 4x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x
ठीक है, ये इधर आएगा 4 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 4x। जब उधर गया तो ये ग्रेटर रहेगा ना, इसको ऐसा लिख लो, इस साइन को यहाँ रहने दो, ये 4x आया, 16 माइनस 4 है 12 है। अब इसको लिख सकते हो 4x ग्रेटर देन 12, ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 3, और x क्या होता है इस चीज़ का, रियल पार्ट ऑफ z x होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। जब भी कभी इसका क्वेश्चन आता है, लोकस वगैरह का क्वेश्चन है, उसमें भी हमेशा क्या करना है, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y रख देना। और इसमें कुछ ट्रिक्स भी रहती हैं कि मतलब डायरेक्टली हमको पता चल जाता है कि लोकस क्या होगा किसी भी पॉइंट का, तो बिंदु पथ बोलते हैं ना लोकस को, ठीक है। तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, तो उसमें बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया है ट्रिक्स कैसे यूज करना है। तो वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको तो मॉड जेड लिखा रहने दो, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ -1। मॉड ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू 0 होती, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसा पड़ा होगा Z1 प्लस Z2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। और इसी टाइप से अगर माइनस वाला हुआ तो ये भी कितना आ जाता है, Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे हमने ये वाला यूज किया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इसको भी हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में, ठीक है गाइस। तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ ही गया है। कितना आंसर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया तो 1 आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमको सम बताना है। तो इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, और जो कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें हम हमेशा ये ट्रिक लगा सकते हैं। जब भी कभी सम पूछा जाए और ऑप्शन में n के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो हम n की कुछ वैल्यू लिख कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम SN लिखते हैं, SN का AP में, GP में और HP में कुछ न कुछ फॉर्मूला होता है, HP को छोड़कर AP GP में फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि SN का मतलब, जैसे मान लेते हैं हमने S2 लिखा है, S2 का क्या मतलब हुआ कि दो टर्म्स को हमको ऐड करना है, T1 और T2 को, यही मतलब हुआ। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, पूरे में n की वैल्यू में 2 रखी, और 2 रखने पे हमको क्या करना पड़ेगा, T1 और T2 दो टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। दो टर्म्स कौन सा है, ये वाला पहला टर्म है, ये वाला दूसरा टर्म है, दोनों टर्म्स को ऐड करो, कितना आएगा, 2 1 3 4 4 और 3 7 2 9 1 10, ठीक है, 10 आ रहा है। अब n की वैल्यू 2 रखने पर जिस ऑप्शन में 10 आ रहा है वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, SN गिवन है, ठीक है। तो हमने पहले वाले ऑप्शन में रखे देखा 2 रखा है, तो यहाँ कितना आएगा, 2 + 2 4 2 की पावर 4 16 16 - 2 - 4 6, पहले वाले ऑप्शन में 10 आ रहा है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी में भी रख के देख लोगे तो बाकी में 10 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर सेम, मतलब कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो a की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तब यहाँ पे जैसे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है x + e⁴n, ठीक है, इसमें अगर हमको बताना है कि x⁴ कुछ k है, इसका कोफिशिएंट या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, वो कितना होता है, NCR x⁴n - r और a⁴r, जो कुछ भी x की पावर में आता है उसको इसके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आती है वैल्यू, r की, वो r की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं, जिससे क्या आ जाता है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो आ जाता है। तो सेम हमारे में दे रखा है, यहाँ पे कितना क्वेश्चन दे रखा है, 3 + ax है और इसकी पावर 9 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू ax है और n की वैल्यू 9 है, यहाँ रख लो। तो कितना आ जाएगा, TR + 1 = n, n की जगह 9 है, 9CR, x की जगह पे 3 है, 3 की पावर 9 - r, ठीक है। और a की जगह पे ax है, ax की पावर
आर। अब इनको कंबाइन करके सही से x की पावर अलग निकाल के लिख लो तो कितना आ जाएगा 9CR 3 की पावर 9 माइनस आर ए की पावर r इंटू एक्स की पावर r। x की पावर r आया। अब इस r की जगह पे क्या रखना है, x स्क्वायर है और x क्यूब है, मतलब r की जगह पे 2 रखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, r की जगह पे 3 रखोगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिलेगा, और दोनों ही कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। अब बताना है कि हमें इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, इक्वल कर दो। क्वेश्चन क्या था, ठीक है ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसको इक्वल कर देना है। तो कितना आ जाएगा 9C2, आर की वैल्यू 2, पहले 2 रख लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर 9 माइनस 2 मतलब 7 और ए की पावर 2 इक्वल्स टू 9C3 3 की पावर 9 माइनस 3 मीन्स 6 और ए की पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 7 पे यहाँ केवल 3 बचेगा। इसको और इसको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, 9C3 को क्या लिख सकते हैं 9/3 8/2 और 7/1। इसको क्या लिख सकते हैं 9/2 और 8/1। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसको एक्सपेंड करने के लिए, तब तक एक्सपेंड करना है जब तक अपॉन में 1 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 3 और बचा था इक्वल टू, और यहाँ पे कितना बचा, ए बचा हुआ। अब कैंसिल कर दो, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 7/, में आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/7। ठीक है, 9/7 डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वाले क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखी जा सकती है। तो बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए अगर हमें दिया जाता है, ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी सी और डी, इस टाइप से ट्रांसपोज निकलते हैं। ए निकाल लो, ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ऐसे जो मैट्रिक्स आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तीनों ही क्वेश्चन है मैट्रिक्स में। ये हमको तीनों ही क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं, 4 क्वेश्चन जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। ठीक है, कौन सा आंसर इनका करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन है, जिसमें से 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट ईयर BHU में आया था, BHU 2019 आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन हुआ था, वहाँ पे 10B की जगह पे केवल B लिखा हुआ था, 10 नहीं आया था। ठीक है, बाकी जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि A इंटू एडजॉइंट ए क्वेश्चन में गिवन है। A इंटू एडजॉइंट ए के लिए एक फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, पूछे हैं कि एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। इन दोनों फॉर्मूले पे हमने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैट्रिक्स की में, जो मैट्रिक्स की ट्रिक्स वाला वीडियो है, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। 6-7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अच्छा एक फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिखा हो तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर अगर n निकालना हो तो इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, इस वाले पैटर्न पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैट्रिक्स में ही ट्रिक्स में, वो देख सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी
इनवर्स ए इंटू बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये कैंसिल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा 15 का कौन सा आंसर करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक लाइन है, जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, अगर इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है और इसका स्लोप m2 है, दोनों में क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो अगर यहाँ से हमको m1 निकालना होगा तो m1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m2। और हमको जो लाइन दे रखी है परपेंडिकुलर वो कितनी दे रखी है, 3x + y इक्वल्स टू 3। यहाँ से स्लोप कितना होता है इस लाइन का, कोई भी लाइन है उसका स्लोप कितना होता है, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो -3/1। तो यहाँ से अगर m2 निकालना हुआ, m1 निकालना हुआ तो कितना आ जाएगा, ये मान लेते हैं m2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब ये पॉइंट गिवन है 2,2 से पास हो रही है, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप मिल गया, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y - 2 इज इक्वल टू 1/3 x - 2। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया हमसे ये पूछा गया है कि इसका y इंटरसेप्ट बताओ। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि उसमें x की वैल्यू 0 रखो, क्योंकि x एक्सेस पे y 0 होता है, y एक्सेस पे x 0 होता है। इंटरसेप्ट निकालने के लिए अगर y इंटरसेप्ट पूछा गया तो x 0 रख दो, और अगर x इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो y = 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, y - 2 = -2/3। तो इसको सॉल्व कर लो तो y = 4/3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कल दे रखा है, सर्कल के 2 डायमीटर्स दे रखे हैं। 2 डायमीटर कैसे भी हो सकते हैं, डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कितना होता है, सेंटर होता है, और हमको एरिया क्वेश्चन में गिवन है 49 पाई। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² है, ये कितना हो जाएगा 49 पाई, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, r² 49 आ जाएगा, r की वैल्यू 7 आएगी, ना कि ±7, क्योंकि r जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, सेंटर निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसमें रख लेना, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या करना है, r = 7 ऑप्शन में रखना, कि जिस ऑप्शन में r की वैल्यू 7 आ, रेडियस 7 आ रही है, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 7 किस में आ रहा है, c और d में 7 आ रहा है, a और b में 7 नहीं आ रहा। बाद में सेंटर रख के देख लेना, जिसमें ऑप्शन मैच कर जाए वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्राई कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि बताना है कि एक हाइपरबोला दे रखा है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला दे रखा है। अगर हमसे ये पूछा जाता है किसी पॉइंट पे टेंजेंट बताओ जो पॉइंट इस कर्व पे भी है, तो हम लोग क्या करते थे, टेंजेंट नॉर्मल में सीखा था कि dy/dx एट पॉइंट x1, y1, ये कितना आ जाएगा, स्लोप होगा। स्लोप अगर हमें मिल जाएगा, पॉइंट पता, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट इस कर्व पर ना होकर कहीं बाहर है, ठीक है, तब इसके लिए कैसे इक्वेशन निकालना होता है, उस चीज़ के लिए क्या करना होता है, t की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं, t = 0। t = 0 का क्या मतलब होता है, अगर x² लिखा होगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x(x1), y² लिखा होगा तो y(y1), 2x अगर लिखा होगा तो x + x1, और अगर 2y लिखा होगा तो y + y1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर x1 y1 क्या है, जो पॉइंट दे रखा वही पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x² - 4y² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x(x1) - 4y(y1) इज इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा 3x और y1 की वैल्यू 2 है, 3x - 8y - 3 = 0। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो कितना होता है, π/2। ये हमने ITF वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे तो साइन इनवर्स कुछ दे रखा है, बट यहाँ पे कॉस इनवर्स नहीं दे रखा है, यहाँ पे कॉसेक दे रखा है। तो कॉसेक को कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन देखना उसमें कॉसेक, क्वेश्चन देखो इधर। ठीक है,
कॉशेक 5/4 है, 5 यहाँ है 4 यहाँ, तो ये 3 होगा। तो यहाँ कॉस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कॉस इन्वर्स कितना आ जाएगा, 3/5। इधर साइन इन्वर्स कितना दे रखा है, x/5 क्वेश्चन में गिवन है, ये इक्वल टू π/2 है। π/2 कब होगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/5 इक्वल टू 3/5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ कॉसेक लिखा हुआ था, कॉसेक को कन्वर्ट कर लिया हमने कॉस में, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वही यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसके इक्वल कर देना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 22 वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है 0 से 5π में बताना है कि इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिससे या तो ये पूरी cos में आए या तो पूरी इक्वेशन साइन में आए। यहाँ पर ये cos में दे रखा है तो इसको भी cos में ही चेंज कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos² x - 1 माइनस 10 cos x + 7 = 0। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से cos x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 1 आएगी और दूसरी आएगी 2/3। cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम सीखते हैं, देखो ये 0 होता है, ये 0 से पाई वाला कर्व है, ठीक है। ये 0 से पाई है और यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा कर्व हो गया तो कितना हो जाएगा, 0 से 2π। अच्छा cos x जो होता है पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ वाले में होता है, 2 जगह पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में एक वैल्यू 2/3 यहाँ पे आएगी, एक कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब अगर हमने एक और ले लिया स्लॉट 3π से 4π, ठीक है, इसमें भी एक वैल्यू आएगी। ये तो हो गया 4π तक। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 5π तक, तो एक स्लॉट और ले लो, कहाँ तक, 0 से पाई तक, तो एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5 वैल्यू मिल रही हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब cos x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, cos x की वैल्यू 1 0 पे होती है, 2π पे होती है और 4π पे होती है, आगे भी होती है 6π 8π, लेकिन ये हमको इंक्लूड नहीं करना, हमको कहाँ तक जाना है, केवल 0 से 5π तक। तो केवल 3 वैल्यू पे क्या होती है, cos x 1 आता है। तो ये कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, 3 कर रहा है, ये 3 कर रहा है और ये 5 कर रहा है, दोनों को कंबाइन करोगे तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस कॉस वाले भी होते हैं, साइन वाले भी आते हैं, ठीक है। और उसमें हमको केवल साइन के लिए चेक करना पड़ता है, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड कितना है। एक कर्व दे रखा है tan 3x + cos 5x/2, इसका बताना है कि टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये fx दे रखा है। एक चीज़ हमें पता होती है, f ऑफ अगर nx है तो इसका टाइम पीरियड t/n होता है, ठीक है। nx का क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते अगर यहाँ पे tan x दे रखा है, अगर tan x का टाइम पीरियड पाई है, ठीक है, तो tan 3x का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, π/3। इसी टाइप से अगर cos x का टाइम पीरियड 2π होता है तो cos ऑफ 5/2π का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 2π/5/2, जो कि किसके इक्वल होगा, 4π/5, ठीक है। दो फंक्शन अगर प्लस में दिए जाते हैं तो उनका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो वैल्यू ऊपर दे रखी है, यहाँ पे पाई दे रखा है, यहाँ 4π है, तो एलसीएम ऑफ पाई 4π अपॉन में कितना आ जाएगा, HCF ऑफ इधर कितना है 3 है और इधर कितना है 5 है, 3, 5। ये आंसर होता है टाइम पीरियड के लिए। पाई और 4π का एलसीएम कितना होता है, 4π होता है। 3 और 5 का HCF कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4π। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 4π। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड इसका डोमेन कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका डोमेन कितना होगा। डोमेन के लिए क्या करना, जो भी अंडर रूट में लिखा होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा हमारा > 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि x² - 4 < 0, x - 2 x + 2 < 0, यहाँ पे -2 है +2 है प्लस है माइनस है प्लस है, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2, ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डोमेन वाले पोर्शन में। फंक्शन का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा डोमेन निकालना कैसे निकालते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने उस पर कराए हुए हैं। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन इनवर्स जो होता है वो -1 से 1 होता है। तो यहाँ से -x कितना आ जाएगा, -1 से ये आ जाएगा -3, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, x > 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। देखो माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, एक कंडीशन और है यहाँ पे, ये 2 - x दे रखा है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो कुछ अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो उसके लिए क्या करना है, 2 - x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 नहीं होगी। अगर x की वैल्यू 2 नहीं होगी तो यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट लगा वो नहीं लगेगा, केवल ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तब अब इनको ड्रॉ कर लो एक बार। -2 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। ठीक है, वो कह रहा है कि -2 से 2 है, तो तीनों वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 2। 1 पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, इक्वल है तभी क्लोज ब्रैकेट है। 2 पर कैसा है, ओपन ब्रैकेट है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। 25 का फर्स्ट और 25 का सेकेंड। फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल इसी टाइप का जैसा हमने अभी भी कराया है, और 25 का जो सेकेंड वाला पोर्शन है वो g(f(x) निकालना है। दोनों आसान से क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। sin x अपॉन √x² का लिमिट बताना है कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। √x² जब भी कभी √ से बाहर आता है तो ये गारंटी होनी चाहिए कि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x अपॉन में mod x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर LHL निकालोगे तो -1 आएगा, RHL निकालोगे तो +1 आएगा। -1 + 1 के इक्वल है नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ पे इतना बताना था, √x² जो होता है वो mod x होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि इस लिमिट की वैल्यू बताओ। लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम डायरेक्ट इसमें निकालेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये f0 आएगा, इधर भी f0 आएगा और उधर भी f0 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या कह रहे हैं, लिमिट इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल हमने सुना होगा कि एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, उसमें क्या होना होता है कि या तो ये फॉर्म हमारा 0/0 बन रहा हो या फिर इनफाइनाइट बन रहा हो। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर x की 0 रखो तो यहाँ पे 2 टाइम्स f0 - 3 टाइम्स f0 प्लस f0/0। इसको सोल्व करो, 0/0 बन रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स f' माइनस 3 टाइम f'(2x) और इनटू में 2x का वापस से करोगे 2 आएगा, प्लस f'(4x) और 4x का वापस से करोगे तो 4 आएगा, और अपॉन में 2x। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वैल्यू रख दोगे फिर से वही आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स f'(x) माइनस 3 टाइम्स f'(2x) इंटू में 2 ये वाला और इसका भी 2 आएगा, और ठीक है, प्लस f'(4x) इंटू में 4 ये वाला है और इंटू 4 एक और आएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना बचेगा, 2। अब इसके बाद क्या रख देना है, लिमिट रख देना है। लिमिट में क्या रखना है, x की जगह पर 0। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि f'(0) की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ रखोगे 2 इंटू 2 4, 4 माइनस ये 2 है, 2 इंटू 2 4,
आ जाएगा 4 माइनस 24 प्लस ये कितना आएगा प्लस 32 और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। 32 और 4 ये कितना होता है 36 और माइनस 24 ये कितना आ जाएगा 12/2 कितना होता है 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। एल हॉपिटल रूल में क्या करना होता है, जो कुछ ऊपर लिखा होता है उसको ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देना, जो कुछ अपॉन में लिखा होता है उसको अपॉन में डिफ्रेंशिएट कर देना। तब तक करना है जब तक ये 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हट ना जाए। इधर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं कि मॉड ऑफ x + 2 अपॉन 10x + 2 कब है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2। नॉट इक्वल वाले को हम डायरेक्ट लिमिट के साथ लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2। तो ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ x + 2 अपॉन tan इनवर्स x + 2। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, अगर LHL निकालोगे तो यहाँ पे ये माइनस के साथ बाहर आएगा तो माइनस का 1 आएगा, RHL निकालोगे तो +1 का आएगा। LHL अगर RHL के इक्वल ही नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा, जिस पॉइंट पे हमने लिमिट चेक की है। किस पे चेक की है -2 पे। तो क्या आंसर आ जाएगा नॉट कंटिन्यूस एट x = -2। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो अभी इसी साल इसी टाइप का क्वेश्चन आया था BHU 2020 में। BHU वाले एग्जाम में आ चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन। वहाँ पर x की पावर 50 + p की पावर 100 लिख रखा था। ठीक है, = x + y की पावर 150 दे रखा था। इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, लॉग लेके करना है। दोनों तरफ लॉग ले लेना और इसके बाद ट्राई करना, हो जाएगा। यहाँ पे p और q दे रखा है, सॉरी यहाँ पे y दे रखा था ये। ठीक है, p और q दे रखा है। ट्राई कर लोगे, आंसर इसका सेम आएगा जो उसमें आया था y/x। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेना, लॉग लेने के बाद सॉल्व करना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं x - x³ की पावर 1/3 है, अपॉन में x की पावर 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कभी दिया जाएगा तो हमको 1/x की पावर 4 × dx इस टाइप का आना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने की बात, ताकि हम t लेट कर सकें। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन से x³ कॉमन ले लें ऊपर से, तो पावर में 1/3 भी कॉमन के साथ आएगा तो x बाहर आएगा। x³ की पावर 1/3 x बाहर आएगा। यहाँ कितना बचेगा x/x³, दैट मीन्स 1/x² - 1 अपॉन में x की पावर 4 × में dx, यही आएगा। ठीक है, ये कैंसिल होगा, यहाँ x³ बचेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/x² - 1/x³ × dx। जो ऊपर लिखा हो इसकी पावर 1/3 चल रहा था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को t लेट कर लो तो कितना आ जाएगा 1/x² - 1 = t। तो यहाँ कितना आ जाएगा -1/x³ dx = dt। 1/x³ dx dt के इक्वल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -t की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हो। t की पावर 1/3 कितना होता है, t की पावर 2/3 अपॉन में 2/3, 1/3 + 1, 3 और +1 4, सॉरी 4/3 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा 4/3। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा -3/4 t किसको लेट किया था, इसको लेट किया था 1/x² - 1 और इसकी पावर कितना है 4/3। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको, अच्छा 1/x² था, x की पावर -2, आगे 2 भी तो आएगा, इस टाइप से आएगा। तो 2 जो होगा वो डिवाइड में चल रहा होगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो 3/8 हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो 30 का सेकेंड वाला पार्ट है। ये फर्स्ट वाला था, 30 का सेकेंड वाला पार्ट है। इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 मॉड ऑफ cos x - sin x × dx 0 से 2π है। जब भी कभी मॉड वाला क्वेश्चन आता है तो मॉड वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 3। जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a से c f(x) dx हो तो क्या आएगा
ए से बी प्लस बी से सी, जहाँ पर बी जो होगा वो ए और सी के बीच में होगा। तो वो कैसे निकालते थे, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना आएगा, tan एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 5/4। दूसरी कुछ और भी आएगी, 5/4 प्लस 5/4 आएगा, जो कि 2 पाई से ऊपर हो जाएगा। तो हमको केवल कितना लेना है, 5/4। अब ये ब्रेक होगा, किस पे ब्रेक होगा, 0 से 5/4। 0 से 5/4 अगर x की वैल्यू इन दोनों के बीच में ली, जैसे लेटेस्ट को 30 ले ली, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, और sin 30 कितना होता है 1/2। तो ये पॉजिटिव आएगा इस वाले केस में, तो पॉजिटिव आएगा तो ऐसे ही खुलेगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू में dx, प्लस नेक्स्ट कितना आएगा 5/4 से 2 पाई तक। इसके बीच की वैल्यू लेटेस्ट हमने cos 60 ले ली, cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस cos x माइनस साइन एक्स इंटू में dx। इसको दोनों को सॉल्व कर लेना, टिक कर देना जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से डी आ रहा है, बाकी आप लोग एक बार ट्राई करना, बताना क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में हमको एक कर्व दे रखा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व किस टाइप से होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और x इक्वल टू -2 की लाइन कैसी होती है, -2 कहाँ होता है, इधर x इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 1 है, तो ये x इक्वल टू 1 की लाइन है और ये x इक्वल टू -2 की लाइन है। हमको x एक्सिस के बीच में ये वाला एरिया फाइंड करना है। जो भी एरिया होता है हमेशा कैसा आता है, देखो यहाँ से कितना आएगा, -2 से 0, ये कर्व कौन सा था, x³ इंटू dx। जो भी एरिया आता है हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस यहाँ कितना आएगा 0 to 1, और ये भी कौन सा फंक्शन है, x³। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए इज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जितने भी सर्कल हैं, x माइनस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वाला ए क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन से होगा, h होगा और k होगा। h और k मतलब दो आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं उतनी ही बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, जितनी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। तो इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2। इसी टाइप का नीचे एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या बोले, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अगर कोई भी सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सेस को अगर टच कर रहा है तो इसके लिए सेंटर कितना होगा, ये भी h है, ये भी h है, कुछ मान लेते h, और रेडियस भी कितनी हो जाएगी h। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट केवल एक है, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a + b + c = 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर a और b के बीच में एंगल चाहिए, जिसके बीच में एंगल चाहिए होता है उसको एक ही साइड लिख लो और c को दूसरी साइड भेज दो, दोनों तरफ क्या करो, मॉड ले लो और मॉड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इधर कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a² + मॉड ऑफ b² + 2 टाइम्स a.b। मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b को a.b भी लिख सकते हैं, इक्वल टू मॉड ऑफ c², ठीक है। तो a² b² c सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पे a.b को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ a b cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ c²। इनकी सारी वैल्यूज हमें पता है cos थीटा आ जाएगा। ट्राई करना, कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 35 में 2 लाइन दे रखी है, 2 लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, तो b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 और मॉड b2, ये होता है cos थीटा इक्वल टू। v1 क्या होता है, जिस लाइन के पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब जो अपॉन में लिखी होती है वैल्यू, इधर 1 2 3 लिखा, उधर कितना लिखा, 3 -2 और 1, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के अपॉन में कर लेना। तो ये कितना आएगा, v1 डॉट b2 कितना आएगा, 1.3 + 2 × -2 + 3 × 1 अपॉन
1 2 3 9 + 4 + 1 √14 और इसका भी √14। तो यहाँ कितना आएगा 3 - 4 - 1 + 3 2/14 आ रहा, दैट मीन्स 1/7 आएगा। तो cos इनवर्स 1/7, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है n² - 1/12। ठीक है, n² - 1/12। अगर हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता, ठीक है, तो इसके लिए होता है n² - 1/12 और इसका अंडर रूट। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है σ/x * 100। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद बोले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। 10 नेचुरल नंबर है तो n जहाँ पर नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, 100 - 1 99, 99/12। क्लियर है? पॉइंट्स में आंसर आएगा, सारे आंसर पॉइंट्स में दे रखे हैं। क्लियर है गाइस इतना? तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। जो व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।